हेलो मित्रों, राधे राधे। आज हम लोग एक नया टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट और इसी का नाम दूसरा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के विषय में डिटेल करेंगे और समझेंगे कि इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों रखा गया है। चलिए, लिखते कैसे हैं उसे देखते हैं। देखिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन, अगर हमें दो वेक्टर दिया गया देन तो कैसे लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज रिटन एज, आपको कैसे लिखा हुआ मिलेगा, वेक्टर ए और यहां पे सिंबल यूज करते हैं ऑपरेटर का ऐसे क्रॉस वेक्टर बी। समझ में आया। और इसी क्रॉस सिंबल के चलते इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है मित्र, सिंबल क्रॉस, ठीक है, तो इससे बोलेंगे क्रॉस। ओके, कैसे डिफाइन होता है, तो टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन देन ए क्रॉस बी। तो कैसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कैसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो भी होगा थीटा, ये मैग्नीट्यूड वाइज हो गया और इसमें लगता है एन कैप। ठीक है, अब देखिए ये जो अपना ए क्रॉस बी है, अगर किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड हो उसके साथ डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर होता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो आपको मिलेगा ये भी एक कैसा क्वांटिटी मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ में आ गया। और ये डिफाइन हुआ है ए बी साइन थीटा से, और इसको सिंपल अगर सिंबल में लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मॉड ऑफ वेक्टर ए या सिंपल ए लिख देते हैं, वैसे ही बी लिख सकते हैं और साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन कैप। खत्म कहानी, हमें डिफिनेशन पता चल गया क्रॉस बी का। अब यहां पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं हम। क्या एनालिसिस करते हो सर, मैं बोल रहा हूं कि अपने पास जो वेक्टर ए क्रॉस बी है इसे कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये एन कैप क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है। क्या है, क्या है मित्र, ये यूनिट वेक्टर है। समझ में आ रहा है। अब बात है कि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है क्या, क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन रहा। तो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा ये पता करते हैं दो रूल से, जिसे राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। और इस दोनों को हमने डिटेल कर रखा था, अभी सिर्फ आपको समझने के लिए एक बार और रिपीट कर देता हूं। जैसे मित्र अपना एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर बी हो गया, और इसके बीच का एंगल क्या है, ये थीटा। हमें पता है मिनिमम एंगल को बोलते हैं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब ए क्रॉस बी अगर हमसे पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ, तो कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। तो उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे पता करें, तो राइट हैंड थंब रूल से। कैसे राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं सर, तो जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर अपने स्पान को ले जाते हैं, फर्स्ट वेक्टर पे इसको शिफ्ट कर देते हैं ऐसे ही परपेंडिकुलरली, और फर्स्ट वेक्टर ए है, ए पर रखा में, और बी की तरफ जाना है तो अपने फिंगर को ले जाते हैं। ऐसे ले जाने वक्त थंब जिधर इंडिकेट कर रहा है, किधर इंडिकेट कर रहा है,
आउटवर्ड द प्लेन। तो बोलेंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। और जब भी आउटवर्ड होता है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, डॉट दे देते हैं। ये पता होगा आपको, ऑलरेडी बता भी रखे हैं। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड है। वैसे अगर कोई हमसे पूछता नहीं सर मुझे बी क्रॉस ए का बता दो, तो सेम तरीका, अपने राइट हैंड को इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ले गए, पहला वेक्टर बी है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपने इस पाम को रखेंगे। तो ऐसे रखने पे ये कल इधर घूमेगा, दिक्कत हो जाएगा। बी पे रखना है, ए के ऊपर घुमाना है, तो हमने इसको रिवर्स किया, ऐसे रखा। अब ये जो अपना फिंगर है इसको बी से किधर ले जाना है, ए के तरफ, ऐसे ले जा रहे हैं। तो ऐसे जब कर रहे हैं तो हमारा जो थंब है किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। और इनवर्ड को कैसे दिखाते हैं, क्रॉस। समझ में आ गया। मैग्नेटिज्म जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इस सिंबल का खूब जबरदस्त यूज करते हैं, इन दोनों को। तो ये आप समझ रहे हो, ये क्या है, ए क्रॉस बी मिला आउटवर्ड, बी क्रॉस ए मिला इनवर्ड। अगर मैग्नीट्यूड वाइज डिफाइन करना होगा तो सोचो क्या होगा, ये ए बी साइन थीटा, तो ए वही है, बी वही है, साइन थीटा वही है। यहाँ भी बी ए साइन थीटा, तो बी वही है जो ऊपर है, ए वही है जो ऊपर है, और एंगल वही है। तो मैग्नीट्यूड वाइज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होगा, लेकिन ये डिफर कर रहा है किससे, डायरेक्शन वाइज। ए क्रॉस बी आउटवर्ड बता रहा है, बी क्रॉस ए इनवर्ड बता रहा है। ये दिक्कत आ जा रहा है। तो हम क्या करें, हम क्या करें, इसको कैसे मैनेज करें। देखिए कैसे मैनेज कर रहे हैं इन दोनों को लेके। सर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वाइज किसका इक्वल है, बी क्रॉस ए के। मैग्नीट्यूड वाइज हम समझ रहे हैं। अब डायरेक्शन मैनेज करना है। ये क्या बता रहा है, आउटवर्ड, ये क्या बता रहा है, इनवर्ड। तो इनवर्ड जो बता रहा है अंदर, इसे आउटवर्ड करना होगा तो क्या करें, 180 डिग्री से हमें रोटेट करना पड़ेगा। और मैथ में ये तरीका क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल था, आपने डायरेक्शन वाइज भी इक्वल कर दिया था। अब यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। समझ में आया। लेकिन कोई ये कहे कि ए क्रॉस बी को हम लिख देंगे किसका इक्वल, इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बताता है आउटवर्ड, ये बता रहा है इनवर्ड। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन डिफर कर रहा है ना, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। आपको पता है जब ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख पाएंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्युनिकेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। कम्युनिकेटिव लॉ कब होल्ड करता है, जब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि कम्युनिकेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। तो हम ये भी बात बोल सकते हैं, यहां से क्या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और इसका मतलब हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड क्या, कम्युटेटिव लॉ। क्लियर है मित्र। अब आइए इसके एनालिसिस में, हमने डिफाइन कर लिया, डायरेक्शन भी पता कर लिया किस रूल से करते हैं, हमने इस दोनों रूल को पढ़ाया है, एक रूल से आपको बता दिया। इससे क्या हमें मिला, ये पता चल गया कि ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, लिखना होगा तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी क्रॉस ए में, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाएगा। तो अगर इक्वल नहीं होता है तो क्या बोलते हैं मैथ में, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ए क्रॉस बी है वो कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा है, अपना काम खत्म। अब अहम बात जो है वो है इसके कुछ प्रॉपर्टी के विषय में, तो हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। लेकिन एक जो मैं नोट पॉइंट में बोल रहा हूं ये काफी ध्यान से रखना है आपको बात। पहला क्या कि हमें पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑलवेज 0 और पाई के बीच में होता है। ये क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू वेक्टर्स, ये पता है। दूसरा बात याद रखना है कि अगर कहीं आपको मिल जाए ए डॉट बी, तो अब यहाँ वेक्टर का साइन नहीं है ना, तो ये हम समझेंगे कि नॉर्मल रियल नंबर है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हो ए, ऐसे क्रॉस लगा हुआ बी मिले, तो हम समझेंगे कि नॉर्मल रियल के बीच में
क्रॉस है, और यहाँ पे नॉर्मल रियल नंबर में इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट। क्या समझते हैं जी, प्रोडक्ट। ये गुना है, और यहाँ भी क्या है, ये प्रोडक्ट है। वेक्टर का साइन होगा तब आप वेक्टर के पॉइंट ऑफ से सोचिए, और तब ए गुना बी ऐसे लिखो या ए गुना बी ऐसे लिखो, बात सेम है। ए प्रोडक्ट बी या ए प्रोडक्ट बी, बात सेम है। जैसे समझो हमने ए का वैल्यू 2 दे दिया, बी का वैल्यू 3 दे दिया, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। यहां भी अगर ए का वैल्यू 2 दोगे, यहां 3 दोगे, तो कितना हो जाएगा, 6। समझ में है कि नहीं। इसलिए ध्यान देना है कि डॉट पढ़ लेने के बाद सारे बच्चे सोच, अब उनका थिंकिंग हो जाता है डॉट जैसा। नहीं, वेक्टर में डॉट है तब उसका मीनिंग अलग है, वेक्टर में क्रॉस है तब उसका मीनिंग अलग है, और वो कैसे डिफाइन हो रहा है हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा बात देखिए कि अगर हमारा मिल गया, प्रॉपर्टी देख रहे थे, देखना है, स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है मित्र, पहला कि हमेशा हमें दिमाग में रखना है कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए लिख सकते हैं इक्वल साइन के साथ, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा माइनस। दूसरा बात हो गया। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो यहीं पे ले लो ना, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। अब हमें पता है कि मॉडुलस मॉड मैग्नीट्यूड देता है, तो मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड माइनस बी क्रॉस ए। जैसे मॉड ले लेते हैं तो हर अंदर का क्वांटिटी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। मतलब इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी क्रॉस ए का मॉड इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड। और ये कैसे डिफाइन होता है, तो सर जी ये ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, एन का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है ना यूनिट वेक्टर का, तो उससे मल्टीप्लाई करने से ये तो चेंज होगा नहीं। अगर लिखना है तो लिख दो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। इसे कैसे लिख सकते हैं, बी ए साइन थीटा, तो दिख रहा है मैग्नीट्यूड वाइज ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा सेम होता है। ठीक है, 1। इससे क्या फायदा हो गया, इससे फायदा हो गया हमें, बड़ा मजेदार चीज आया, देखिएगा तब क्या, कि सर ए क्रॉस बी मुझे मिले या बी क्रॉस ए मिले, दोनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गया, ए बी साइन थीटा के। तो मुझे साइन थीटा पता करना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये भी क्या हो जाएगा डिवीजन में, ये रहा, और ये जाके उधर डिवीजन ए बी, या आप लिख सकते हो क्या, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी, ये दोनों साइन थीटा के इक्वल होगा। इस रिजल्ट को ध्यान में रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, अगर ये हमें पता चल जाए, ये पॉइंट कितना था अपना, सेकंड था। थर्ड पॉइंट, अगर हमें ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि इफ वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 वेक्टर नहीं है, ए और बी क्या है, 0 वेक्टर नहीं है। तो 0 वेक्टर नहीं है, लेकिन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दैन क्या बोला जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो क्या, क्यों 0 है, ये समझना इंपॉर्टेंट अब हो गया। देखिए, अगर ए क्रॉस बी है तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए बी साइन थीटा। और जब ये 0 वेक्टर नहीं है तो ए का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं होगा, बी का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं होगा, लेकिन टोटल क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो ये तभी संभव है ना जब साइन थीटा क्या हो, इक्वल टू 0 हो। साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से हम ये समझेंगे कि साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा।
और साइन थीटा 0 कब होता है? जब साइन का वैल्यू क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए, या साइन का वैल्यू क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिलेगा कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो जब दो वेक्टर, जैसे मान लेते एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, अगर ऐसे रहेगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। थीटा कितना है? 0 डिग्री है। या क्या पॉसिबिलिटी है, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी क्या हो जाए? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इस केस में क्या हो जाएगा? थीटा 180 डिग्री। अगर ये दोनों कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो हम एक साथ क्या बोलते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या बोलते हैं? वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब वेक्टर ए क्या है? पैरेलल है वेक्टर बी के। मतलब जब दो वेक्टर के बीच का एंगल ये पता चल जाए कि 0 है, इसका मतलब ये कंडीशन हो गया कि दो वेक्टर के बीच में 0 एंगल आ रहा है या 180 डिग्री आ रहा है। ये तभी संभव है जब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो? पैरेलल। ठीक है, ये अपना कहानी खत्म होगा। आगे आइए, कौन सा पॉइंट था? तीसरा पॉइंट में ये मानते हैं पहला और लेते हैं दूसरा पॉइंट। हमें मिला कि एक वेक्टर ए है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी है, और इसका जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है क्या? ए बी। तो ए बी कब मिलेगा? यहां सोचो कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं कैसे? ए बी साइन थीटा। तो सिर्फ ए बी बचे। ये तभी संभव है ना जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाए। इसका मतलब यहां से दोनों वेक्टर के एनालिसिस के बाद हमें पता चल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 1 है। और साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? जब साइन का वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, तो आप 100% समझ जाना कि ये तभी संभव है जब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किसके? वेक्टर बी के। वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किसके? वेक्टर बी के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट का। हमें ऑर्डर को हमेशा मेंटेन करना होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। कैसे और क्यों? तो क्यों वाला रीजन तो आपको पता चलेगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से डायरेक्शन वाइज अलग हो जाता है। तो अगर ऑर्डर नहीं मेंटेन करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में देखो, मैं यहां दे रहा हूं सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब बताओ सी क्रॉस किसके कर रहे हो? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। तो ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब है, इसीलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट में बोला था कि ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तभी चलेगा, लेकिन यहां पे दिक्कत ना आए इसलिए वहां भी मैंने ऑर्डर मेंटेन करके ही काम किया ताकि आपकी प्रैक्टिस बना रहे। तो सी को ए से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर सी को बी से करेंगे, तो क्या आ जाएगा? सी क्रॉस ए प्लस फिर क्या? सी क्रॉस बी। इसे बोलते हैं ऑर्डर मेंटेन। सी पहले आ रहा है तो यहां भी पहले है, सी पहले आ रहा है तो सी यहां भी पहले है। जैसे अगर मान लो एग्जांपल के लिए फिर आपको समझाने के लिए ले रहा हूं कि हमें मिलता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और इधर मिला क्रॉस प्रोडक्ट सी। ठीक है, तो यहां फिर ऑर्डर मेंटेन करने का, सी बाद में आ रहा है तो कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस सी। क्या लिखेंगे? ए क्रॉस सी। ए के बाद सी है तो यहां भी ए के बाद सी है, ऑर्डर मेंटेन है। बीच में माइनस है तो माइनस, क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी। ये क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है अपना कि हमें ये बोल देता है, कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 4 था। 5 पॉइंट देखते हैं। कभी कभी ये बोल देता है कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी की, ऐसे बोल देगा। तो जब भी पैरेलल का कंडीशन आता है ना मित्र, तो हमेशा याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि जैसे बोला एक वेक्टर पैरेलल है वेक्टर बी के, इसका मतलब हो गया कि थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा।
अगर ऐसा हुआ तो सोचो तो ए क्रॉस बी में, तो देन हम क्या बोल सकते हैं कि जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0। कोई सोच रहा होगा क्यों, तो यहां मैं साइड से बता देता हूं, क्योंकि ये डिफाइन होता है बी साइन थीटा, और जैसे आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखो या 180 डिग्री रखो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ओवरऑल 0। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया 0, और ए क्रॉस बी जब 0 हो गया तो सिर्फ आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है, तो कैलकुलेशन इजी हो गया कि नहीं, क्योंकि राइट साइड में 0 है। और मैं ए क्रॉस बी का कैलकुलेशन कैसे होता है मैं दिखा रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है। अब थोड़ी सी इसी में एनालिसिस करते हैं कि मान लो आपको दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये x है, ये y है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर z होता है, लेकिन हम इस बोर्ड में ही रिप्रेजेंट करना है, तो क्या तरीका निकालते हैं, जानबूझ के हम इसे इसी प्लेन में ऐसे डाल देते हैं। लेकिन हमें समझना है कि सर जो इस प्लेन में डाल रहे हैं, इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसा आप थॉट प्रोसेस जनरेट करोगे। मित्र 2D प्लेन में 3 डायमेंशन बनाना संभव नहीं है, तो इससे आपको सोचना ही पड़ेगा कि जो ये परपेंडिकुलर पेन जो आ रहा है इस बोर्ड के, सर ने हमें समझने के लिए अंदर डाल दिए हैं इसी प्लेन के, लेकिन जब भी ऐसा लाइन मिलेगा तो हम समझेंगे कि नहीं, ये इस प्लेन में नहीं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये अपना एक एक्सिस हो गया। आप जिसे नाम देना चाहे दे दो, ये x है, ये y है और ये z है। तो हमें पता है कि x की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप, y की तरफ क्या होता है j कैप, और z की तरफ क्या होता है मित्र k कैप। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हमसे कोई कहता है कि आप हमें बताओ क्या I क्रॉस I, तो फिर वही बात आ गया ना, I क्रॉस I में एंगल कितना है। अगर कोई पूछे एंगल कितना है तो तुम बोलोगे ना कि 0 डिग्री है, क्योंकि x एक्सिस ले रहे हो और दूसरा भी वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग है, तो एंगल कितना बनेगा 0। तो इसे डिफाइन कैसे करते हो, I कैप का मैग्नीट्यूड, फिर I कैप का मैग्नीट्यूड इनटू साइन, और एंगल क्या 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या 0। तो 0 में अब 1 से भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 इंटू 0 क्या कर देगा 0, मतलब I क्रॉस I 0 होगा, वैसे ही J क्रॉस J 0 होगा, वैसे ही K क्रॉस K 0 होगा। तो बाकी के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, J क्रॉस J मिलेगा तो भी हम 0 रखेंगे, K क्रॉस K मिलेगा तो भी हम 0 रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम आया कि सर I को J से क्रॉस करे, J को K से करे, K को I से करे, तब बेटा यही सेम मेथड यूज करते हैं। जब भी आपको किसी प्लेन में 2 एक्सिस दे देगा और तीसरा एक्सिस पता करना होगा कि वो प्लेन के अंदर होगा या बाहर होगा, तो यही क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू ही पता करते हैं, है ना लाजवाब। देखिए अब ये करते कैसे हैं, जैसे हमने इधर लिया अपना पॉइंट, तीसरा है, इस पॉइंट में क्या है तीसरा है, 5 पॉइंट का ये तीसरा है। क्या है कि अगर हमारे पास ये x है, ये अपना y हो गया, तो अब z एक्सिस किधर है, z एक्सिस नहीं दिया, वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ z एक्सिस किधर है। तो आप क्या करोगे, I का क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ करोगे, और ये कैसे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो हम थंब रूल का यूज करके आपको बताते हैं। फर्स्ट वेक्टर I है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपने पाम को रखा फर्स्ट वेक्टर पे और अपने फिंगर को सेकंड वेक्टर पे की तरफ ले गए, तो ऑटोमेटिक थंब किधर इंडिकेट कर रहा है आउटवर्ड। इसका मतलब आउटवर्ड थर्ड एक्सिस आएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे जेड एक्सिस। और इसे दिखाने का तरीका क्या है मित्र, कि आप इस प्लेन में ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो, हम ये समझ जाएंगे कि इस प्लेन में नहीं, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ये जेड एक्सिस हो गया। समझ में आ रहा है। अगर वैसे ही अगर हमें क्या दे देता, मान लो ये अपना जेड है और ये अपना एक्स है, तो इस प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें जेड पता है, हमें एक्स पता है, तो रोटेट कैसे करें, तो उसके लिए ये ऑर्डर आप दिमाग में रखिएगा। ये क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। आई को आपको रोटेट करना होगा जे के तरफ, और जे को रोटेट करना होगा के की तरफ, और के को रोटेट करना होगा आई की तरफ। तो हमें जेड और एक्स है, तो जेड का मतलब क्या होता है, जेड एक्सिस का मतलब के कैप, और एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप। तो के को आई की तरफ घुमाना है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर देखो मैंने हाथ रखा है अपने पाम को और जेड पे रखा है, क्योंकि जेड से हमें जाना है एक्स पे, जेड को के की तरफ घुमाना है, तो जेड को मैंने के की तरफ घुमाया, तो थंब किधर जा रहा है ऊपर, है ना। इसका मतलब वाई एक्सिस किधर होगा वर्टिकल। तो अगर हमें बोल दिया कि ये मेरा एक्स है और हमें क्या मिला है, एक जेड मिला है, ये जेड है,
तो y किधर होगा, तो हमें पता है ये z है और ये x है, तो हमने इसके परपेंडिकुलर पाम को रखा, रोटेट किया तो वर्टिकली अपवर्ड मिल रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा y दिख रहा है। तो इसको कैसे बनाए, तो ये अपना हो गया z और ये अपना हो गया y, समझ में आ रहा है। तो वही तरीका है। अब मान लो आपने i और j को सिलेक्ट किया, इसका मतलब क्या है कि आपने सिलेक्ट कर लिया किसको किसको सिलेक्ट कर लिया, x एक्सिस को सिलेक्ट कर लिया और आपने सिलेक्ट कर लिया किसको, y एक्सिस को, तो ये तो हो गया है। ठीक है, तो हमने एक बार सिलेक्ट किया है z को x को, एक बार सिलेक्ट कर लिया x को y को, एक बार कर लेते हैं y और z को, तो y ये अपना हो जाएगा, देखिए ये अपना हो जाएगा z और ये अपना हो गया y। तो हमें z और y में कैसे घुमाना है, तो j को घुमाना है k की तरफ, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपने पाम को ले गए, ये रखेंगे ना, ऐसा है ना मित्र, ये z है ये y है, तो इसके परपेंडिकुलर पाम है, तो हमें किसको घुमाना है, j को y की तरफ, तो ऐसे रखा, j को y की तरफ घुमा रहे, तो x किधर आ रहा है, हमारे तरफ दिख रहा है, हमने y पे रखा, z की तरफ टर्न किया, j कैप की तरफ रखा और k कैप की तरफ टर्न किया, किधर जा रहा है, मेरे साइड इधर x एक्सिस। तो जब भी अगर हमें ऐसा मिल जाएगा कि ये आपका y है और ये आपका z है, तो x किधर होगा, तो हम बोलेंगे x हमारा किधर होगा, इधर होगा। तो राइट हैंड रूल से आप एक्सिस का पोजीशन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट पे क्या हम देख रहे हैं कि अगर हम i को j के साथ, i को j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है मुझे, k, i को j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या मिला, k। वैसे ही अगर j को k के साथ करें, j को क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करें, k के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, i, समझ में आ रहा है। और फिर वही k को i के साथ करें, k को i के साथ करें तो आपको क्या मिल जाएगा, j। अगर सेम ऑर्डर में मिल रहा है तो पॉजिटिव, अगर ऑर्डर उल्टा हो गया तो क्या कर देंगे, नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर करने से जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। a क्रॉस b का डायरेक्शन अगर हमारा आउटवर्ड था तो b क्रॉस a का इनवर्ड था, डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो वैसे ही अगर कोई i क्रॉस k पूछ दे, क्या पूछ दे, i क्रॉस k पूछ दे, i क्रॉस k पूछ दे, तो ये उल्टा जा रहे हैं ना आप, i क्रॉस k, तो क्या डायरेक्शन देंगे, माइनस j कैप। वैसे ही अगर k क्रॉस j जाइएगा, k क्रॉस j जाइएगा तो क्या मिलेगा, माइनस i कैप। और वैसे ही j क्रॉस i जाइएगा, j क्रॉस i जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस k कैप। मतलब एक बार जिसको आपने मान लिया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, आपने क्या मान लिया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो अब इसके उल्टा जो भी चलिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा, उसे क्या लीजिएगा, नेगेटिव। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, और ये पॉइंट देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन मेंटेन कीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, how can find a क्रॉस b, a क्रॉस b को हम लोग कैसे पता करते हैं, बहुत इजी है। जब भी मान लीजिए आपको वेक्टर मैं मानता हूं, लेट अपना वेक्टर a है, क्या दिया हुआ है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा वेक्टर b है, ये क्या दे दिया हमें, b वेक्टर है, ये क्या दे दिया, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता करना है, a क्रॉस b। तो हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इस डिटर्मिनेंट में हमेशा 3 एलिमेंट फर्स्ट रो में लेंगे, i, j और k। ठीक है, अब जो फर्स्ट वेक्टर है a, ये फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, पहले आ रहा है तो फर्स्ट है, और उसके बाद ये है क्या, सेकंड,
तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसका कंपोनेंट पहले लिखेंगे, फिर सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट लिख देंगे। आई के साथ जो लगा होगा उसको आई के नीचे, जे के साथ जो लगा होगा उसको जे के नीचे, के साथ जो लगा होगा उसको के नीचे। तो फर्स्ट वेक्टर ए है, इसमें आई के साथ क्या लगा हुआ है A1, जे के साथ क्या लगा हुआ है A2, के साथ क्या लगा हुआ है A3। वैसे ही अब सेकेंड वेक्टर है तो सेकेंड वेक्टर में आई के साथ क्या लगा हुआ है B1, जे के साथ क्या लगा हुआ है B2 और के साथ क्या लगा है B3। ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब मात्र इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, आपको A क्रॉस B का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट वेक्टर के अलोंग हमेशा ऐसे, मतलब फर्स्ट रो के अलोंग हमेशा काम करना आप लोग मेरे हिसाब से। ये फर्स्ट रो है, ये क्या है फर्स्ट के बाद सेकेंड, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। वैसे इधर से कैलकुलेट करते हैं और इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम है, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड कॉलम है, इसको क्या बोलते हैं थर्ड कॉलम है। जितना रो होता है यहाँ पे पहले उसको लिखते हैं। कितना रो है 3 तो 3, कितना कॉलम है 3 तो 3, तो इसे पढ़ते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट। और हमेशा आपको आई जे दे दे, के वाला नहीं दे, तब भी 3/3 ये बनाना है। मतलब हमारे कहने का मतलब है हमेशा आप 3/3 बनाओगे और जो कंपोनेंट नहीं दिया रहेगा उससे 0 लिख लोगे। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। अब फर्स्ट रो के अबाउट ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेट क्या करेंगे? ऑपरेट अबाउट फर्स्ट रो। मैथ वाले रो कलम सबके अबाउट करते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ताकि बायो का स्टूडेंट हो या जेई का स्टूडेंट हो, किसी को दिक्कत ना हो, फर्स्ट के अबाउट हमेशा करना। फिजिक्स में, मैथ में आप लोग जैसे करते हो वैसे अपना करते रहना, जितना रूल्स जानते हो जितना इजी कर सकते हो करते रहना, वो अलग बात है। फिजिक्स में ज्यादा मेहनत नहीं होता है, मैथमेटिकल टूल सिर्फ यूज करना होता है। ये क्या है आई है, तो हमेशा चलना है प्लस से, प्लस आई लिए, जिस रो में है उस रो को, जिस कलम है उस कलम को बंद कर दो, तो ये अपना रो बंद हो गया और ये अपना कलम बंद हो गया। तो एलिमेंट क्या दिखेगा A2 A3 B2 B3, क्या दिखेगा A2 A3 B2 B3। फिर प्लस के बाद क्या लिखोगे माइनस जे कैप, और फिर जिस रो में है उस रो को और जिस कलम में है उस कलम को बंद कर देते। A1 A3 B1 B3, A1 A3 B1 B3। फिर माइनस के बाद क्या है, फिर प्लस, क्या लिखोगे के कैप, जिस रो में है उसको बंद, जिस कलम में है उसको बंद। A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। और हमेशा 2/2 डिटर्मिनेंट, देखो दो रो है दो कलम है तो 2/2 डिटर्मिनेंट हुआ। तो 2/2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी आपको 2/2 डिटर्मिनेंट मिलेगा, डिटर्मिनेंट, तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए ये अपना A1 है A2 है B1 है B2 है, तो ये जो डायगोनल होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल, या इसी को लोग नाम देते हैं लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, या इसी को नाम देते हैं क्या मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। मैथ वाले सारा नाम देते हैं, इसमें से जो भी आ जाए आप यूज कर लेना। उसके बाद ये जो डायगोनल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, ये जो है इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट किया जाता है, तो A1 B2 हो जाएगा, A1 B2 हो जाएगा, और तब ये ऑपरेशन में ही आता है माइनस सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल क्या है B1 B2 B1 A2, तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, याद रहेगा। तो यहां भी सेम तरीका से कर सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट A1 B2, यहां पहला लेते हैं A1 A2 B3 A2 B3 माइनस B2 A3 B2 A3, और ये क्या है आई कैप है तो आई कैप।
ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस क्या कर लिया जाए, जे कैप है तो जे कैप लगा दिए, A1 B3 A1 B3 प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, माइनस सेकेंडरी डायगोनल B1 A3 B1 A3, फिर क्या है प्लस प्लस, क्या है के है तो मैंने लिखा के, फिर प्रिंसिपल डायगोनल A1 B2 माइनस क्या हो जाएगा B1 A2, है कि नहीं इजी, आपका आ गया। ये सबसे इजी है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, लेकिन जनरली और बुक है जो एक और कंसेप्ट यूज करती है, मैं उसे प्रीफर नहीं करता और स्टूडेंट आपको भी बोलूंगा कि आप प्रीफर नहीं करना, लेकिन बावजूद मैं उसे सिखा रहा हूं। कोई जानता होगा तो ठीक है, नहीं जानता होगा तो अपना जान लेगा, लेकिन यूज नहीं करेंगे हम लोग, और मैं आपको भी बोलूंगा कि आप नहीं यूज करो। मान लो एक वेक्टर बी है, हम नंबर वाइज ले रहे हैं ताकि हमारा इजीली कैलकुलेशन हो जाए, आई जे प्लस के कैप एक वेक्टर है, और एक वेक्टर ए है, ये क्या है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और तब हमसे बोला जा रहा है कि आप क्या करो, फाइंड ए क्रॉस बी को। तो क्या करेंगे, सिंपल जैसे लिखते हो ए क्रॉस बी वैसे लिख लिया करो। क्या है अपना, ए है क्रॉस बी है, तो ए के सामने ए को लिखो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और लेकिन सुविधा के लिए जरूर आप कोई एक ऑर्डर या तो क्लॉकवाइज में नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में बना लो, आई कैप जे कैप और के कैप को, कि कौन सा ऑर्डर में चल रहे हैं, ताकि माइनस और प्लस का प्रॉब्लम ना आए। देखो अब इसका एक उठाएंगे एलिमेंट और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसको लेंगे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर वही बात सेकंड उठाएंगे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये और फिर ये, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसको लेंगे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसको लेंगे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट।